महंगाई ने हालात ये बना दिए हैं कि मिडिल क्लास शायद अब बसों में भी सफर करने के लायक नहीं रहा। अब आप जो है जाएं, नई इंतखाबी फहरिस्तें भी बनाएं और नए हल्काबंदियां भी करें। मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। घर के अंदर भी सफाई जरूरी है। पर्दों के पीछे ये छुपता है, आपके सोफे के पीछे छुपता है। देखिए जनाब, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको सुबह बखैर और आपको ये बताते चलें कि आज हफ्ते का आखिरी दिन जुम्मतुल मुबारक है, जिसमें हमारी आपकी मुलाकात रहती है। उसके बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो आने वाला पीर होगा। और आज हमारी कोशिश ये रहती है कि आज के दिन हम प्रोग्राम में आपको वो तमाम बातें बताएं और उनको समअप करें जो कि हमने पूरे हफ्ते आपके साथ गुफ्तगू की है। तो सुबह का आगाज करते हैं। आज इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम अल हराम की आखिरी तारीख भी है। नई सुबह का आगाज आज की अच्छी बात से। साहबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तमाम इबादतों से अफजल मजलूमों और आजिज़ों की मदद करना है। आज महंगाई के इस दौर में जब हम सुबह दफ्तर के लिए आते हैं सहरिश, तो बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी वर्दी पहने हुए और वो कोई शदीद गर्म कपड़े से बनी हुई वर्दी होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों वो कपड़ा इस्तेमाल होता है वर्दी के लिए। बिल आखिर वो वर्दी पहने हुए धूप में अपनी जॉब्स की तरफ, अपनी ड्यूटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। महंगाई ने हालात ये बना दिए हैं कि मिडिल क्लास शायद अब बसों में भी सफ़र करने के लायक नहीं रहा। कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी में भी जो है वो, मेरी भी यही कोशिश होती है सरिश, और आप भी कोशिश करें कि किसी न किसी को लिफ्ट जो है वो देने की। बिल्कुल मैं कोशिशें करती हूँ, लेकिन एहतियात भी साथ करती हूँ कि पहले तो अच्छी तरह मैं गौर करती हूँ कि जो खड़े हैं ये वाकई में इनको लिफ्ट चाहिए, यहाँ पे कोई मामला दूसरा भी हो सकता है। लेकिन अच्छी तरह की गौर करने के बाद अगर आप किसी को लिफ्ट देंगे तो ये सदका जारिया है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बसों का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते और इशारा कर रहे होते हैं कि हमें बिठा लिया जाए। तो इनकी मदद अगर हम करेंगे तो अजर देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इसी अच्छी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मुल्क नई काबीना के साथ नए दौर में दाखिल। अहम वजारतें पेशावर टेक्नोक्रेट्स और गैर सियासी अफराद के पास। निगरां काबीना गैर मुअय्यना मुद्दत तक हुकूमत की निगरानी करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 90 दिन में इलेक्शन कराने से माजरत और तारीख ना दिए जाने के बाद फैसला हो गया। मौसम की अंगड़ाई, डेंगू मच्छर की अफजाइश। पंजाब में मोहल्लिक वायरस के केसेस में इजाफा। सिर्फ फैसलाबाद में 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके। हुकूमत क्या इकदामात उठा रही है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लोधरा की हिरा अकबर ने साबित कर दिखाया। मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाली लोधरा की होनहार तालिबा से आज आपकी बात और मुलाकात दोनों करवाएंगे। और मौसम बदल रहा है, फैशन भी बदल रहा है। नए मौसम में कौन से नए मलबूसात इन और कौन से आउट, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से आपको आगाह करेंगे। ये तो मेरी खास दिलचस्पी होगी इस सेगमेंट में, जो हम लोगों ने ट्रेंड्स मुतारिफ कराने हैं ना। खवातीन खास तौर पर देखेंगे इस सेगमेंट को। तो जनाब देखते हैं फैशन में अब न्यू क्या है। अक्सर खवातीन आपस में भी डिस्कस करती हैं, परेशान रहती हैं, बताओ ना क्या चल रहा है। और अगर आप देखें तो जो सेल लगती है, तौबा तौबा तौबा, कभी उस सेल के मनाजिर अगर आपने लाइव देख लिए तो बस मेरे ख्याल में उसके बाद तो कुछ मिल रहा है भाई। 8-8 हज़ार रुपए के सूट खरीदने के लिए जो 6,000 के मिल जाएंगे सेल में, ज्यादा से ज्यादा या 4,000 के मिल जाएंगे। पर इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए भी जो गुत्थम गुत्था होते हैं, मैं कहता हूँ WWE भी शर्मिंदा है। हर साल हम देखते हैं कि अक्टूबर, ये अगस्त में स्पेशली ये मंजरनामा होता है। नहीं हाउ ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो जस्टिस फॉर फातिमा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। फातिमा को इंसाफ दो ताहाल टॉप ट्रेंड में शामिल है। और रानीपुर की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा के कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने पूरा भांडा फोड़ दिया। सफाक मुलजिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है। और सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने तशद्दुद की मरकजी मुलजिमा हिना शाह की जमानत को मंजूर कर लिया है। इस ट्रेंड में सारिफीन हुकूमत से फातिमा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक का 33,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। असद शाह को बिल्कुल शर्म नहीं आती, मीडिया पर आके बोल रहे हैं जी हमने तो फुटेज दी है, बच्ची काफ़ी दिन से बीमार थी,
उस बच्ची की माँ की हालत देख के पता चल रहा है कि वो कितनी मजबूर और परेशान है और खौफजदा भी है। ऐसा ही है जी, माहौल ऐसा ही बना रखा है और एक तानाशाही का सा माहौल है। अपने आप को जो है वो बादशाह समझते हैं, दूसरों को रियाया गुलाम समझ के रखा हुआ है। और अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि जी फुटेज इन्होंने दी थी, तो फुटेज तो परसों आई है और ये वाकया तो काफ़ी दिन पहले हो चुका था और उसके बाद जाकर के फुटेज आई, यानी फुटेज लीक हुई है। और जिसने भी लीक किया बड़ा ही अच्छा काम किया है जो ये हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस भी जो है वो टॉप ट्रेंड में आज शामिल है सैरिश, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने लंका प्रीमियर लीग के एलिमेंट्री पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद हारिस ने तूफानी इनिंग खेलकर अपनी टीम को मैच जितवा दिया और 49 बॉल्स पर 79 रन का लाठी चार्ज जो है वो उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के की मदद से पूरा कर दिया है। और अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के बाद जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें बहुत ही दाद दिया। और मजे की बात यह है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जो है वो शामिल हैं जी, क्योंकि इनकी शमूलियत पर काफी सवाल उठाए जा रहे थे। खैर जब हम आज क्रिकेट सेगमेंट, लेकिन अभी वो मैन ऑफ द मैच बन गए और उस पर एशिया कप में शामिल हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, इस पर उनको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, दाद दी जा रही है। सारिफीन ने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं। तो ये तो थे ट्रेंड्स। अब आते हैं जनाब, कल हमने आपको सियासी मैदान की सबसे बड़ी खबर दी थी कि इलेक्शन साल 2024 में होने जा रहे हैं, 23 में नहीं होंगे। और आज हमारी इस खबर की तस्दीक खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दी गई है। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने का फैसला किया गया है और हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी लगारी साहब, आपकी आवाज आ रही है। लगारी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। अच्छा लगारी साहब, पहले हमने देखा कि राजा रियाज साहब की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन तो इस साल नहीं हो रहे, अगले साल हो रहे हैं। अब उसी बात की तस्दीक कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी। तो ये तो 90 दिन का वक्त होता है और आइन ने बाउंड किया हुआ है। ये खुद से कैसे डिसाइड किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी माजरत कर रहा है, वो भी पहले से बता रहे हैं कि बड़ों ने फैसला कर लिया है। कौन बड़े हैं जो फैसला कर रहे हैं? अच्छा, ये होता है, बाद दफा ऐसा हो जाता है हमारे आइन के अंदर, अगर बाज शिकें मुतसादिम ना भी हों तो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि 2 शिकें एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो जाती हैं। एक शिक ये कहती है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और एक और शिक ये कहती है कि जब भी नए इंतखाबात हों तो वो नई हल्का बंदियाँ और नए इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक हों। तो ये काम तो ना पिछली हुकूमत ने किया, ना ये जो हुकूमत आई जो कुछ अरसे के लिए, ना इसने किया। अब निगरान तो ज़ाहिर है, अब उनको आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से फैसला करके और हुकूमत अपने ख़त्म करके इनके हवाले कर दिया कि जनाब ये हमने वो भी कर दिया है और हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये फैसला भी कर चुकी है। अब आप जो है जाएँ, नई इंतखाबी फहरिस्तें भी बनाएं और नए हल्का बंदियाँ भी करें, जो है फिर जाकर आप इलेक्शन कराएं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के पास यही रास्ता है कि वो इलेक्शन का इल्तवा करे या ये कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। 2 आईनी ज़रूरतें एक दूसरे के साथ मुतसादिम हुई हैं और ऐसे हालात पैदा हुए हैं या पैदा कर दिए गए हैं तो जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। नहीं, अब लगारी साहब इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि ये चीज़ पहले से तय थी। इलेक्शन कमीशन तो अब तस्दीक कर रहा है ना, या फिर माजरत कर रहा है कि हम अभी नहीं करवा सकते, हल्का बंदियाँ भी हैं। लेकिन ये जो उन्होंने पहले बात की है कि फैसला हो गया है, तो क्या ये कानूनी आईनी एतबार से बात नहीं की गई? क्योंकि सियासी जमातों का तो काम ही नहीं है, काम तो इलेक्शन कमीशन का है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आइन जो है वो सब पर यकसा नाफिज होता है और आइनी तकादे में अगर एक चीज़ एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्शन जो है मुलतवी किया जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इसकी कुछ वक्त तय होना चाहिए। एक तो आइन का डिविएशन पहले बहुत हो चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने हाथ में लेकर भी एक सवाल पैदा हुआ था कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट डेट ही देनी थी और वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल ही करना चाहती थी, जो बाद में उसने किया भी, तो डेट पहले दे देते और डेट पहले देते और उसके अंदर जो है वो इलेक्शन करवा लेते। अगर इलेक्शन ना होते तो बहुत से लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती थी, वो नहीं हुई। और उसके बाद जो है ये अब मामला यहाँ पहुंचा है। यहाँ पहुंचने के बाद मामला राजा रियाज साहब तो हमें नहीं बताते हैं कि उनके बड़े कौन हैं, कि उन बड़ों ने फैसला कर लिया। तो अगर उनके कोई बड़े और हैं जो पार्लियामेंट से के भी बड़े हैं और बाकी इदारों के भी बड़े हैं, तो हमें बता तो देते ना कौन है। हम उनसे जाकर पूछते, उनसे गुजारिश करते कि आप इस फैसले के बारे में इसकी वजाहत करें। लेकिन ये सारा कुछ जो है, अब दो आईनी शिक्के जो हैं, दो आइन के आर्टिकल जो हैं, एक ये कि इंतखाबात नई इंतखाबी फरिश्तों के मुताबिक होने चाहिए, जनरल इंतखाबात, और नए हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब ये बताइएगा कि चलें, ये तो नहीं पता चल सका कि उनके बड़े कौन हैं। अब तो खैर निगरां वज़ीर आज़म साहब के साथ साथ निगरां काबीना भी जो है वो तश्कील दे दी गई है। तासुर ये आ रहा था कि हो सकता है वज़ीर तालीम किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वज़ीर सेहत जो है वो किसी मेडिकल की फील्ड का बंदा बने, वज़ीर ख़जाना किसी बैंकर को बनाया जाए। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपनों में रेवड़ियाँ बांट दी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मदद अली सिंधी साहब को शायद आप नहीं जानते। उनका एक तो उनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक एक किताब जो है PhD का मकाला, उससे भी बड़ी चीज़ है। जो उन्होंने अलामा आई काजी पर किताब लिखी है, वो अब भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस बुक है। इसके अलावा उनकी बहुत सी किताबें हैं और वो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं। और सर ये तो एक शख्सियत हो गई ना, वज़ीर ख़जाना पे भी कुछ तबसरा नहीं। वज़ीर ख़जाना जो है वो आपकी स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं, आपकी पहले निगरान वज़ीर ख़जाना रही हैं। वो आपके आलमी मालियाती इदारों के साथ डील करती रही हैं। वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो है अपना IMF के साथ उनके बहुत से मामलात में वो हमेशा डील करती रही हैं। उनका अपना एक पूरा दौर है, वो एक अहद है। मेरे ख्याल में काबीना में ये बात खास तौर पर रखी गई है, पेश नज़र रखी गई है कि अपने अपने फील्ड के माहिर लोग जो हैं उसमें हैं। जमाल शाह जैसा कल्चर का आदमी और कोई नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे कल्चर को समझने वाला, ड्रामे को, फिल्म को, आर्ट को, पेंटिंग को, हर चीज का माहिर हैं। और उनके आप पेंटिंग देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा लगारी साहब, मुझे ज्यादा खुशी है सरदार सरफराज बुगटी साहब को जो वजारत मिली है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट इंतखाब था। नहीं, वो इंतखाब परफेक्ट हो या ना, वाहिद सियासी वो हैं, सियासी शख्सियत हैं जो वजीरे दाखिला बने हैं, बलूचिस्तान में वजीरे दाखिला रहे हैं और उन्होंने एक मुअस्सर वजीर दाखिला होने का किरदार अदा किया था बलूचिस्तान में। हमें इन चीजों में मेरे ख्याल में वो नहीं देखना है। अब आगे की इनकी कारकर्दगी क्या होती है, ये काबीना आगे क्या करती है, वो जाकर। लगारी साहब अभी तो 2 दिन हुए हैं ना, हम अंदाजा पिछली कारकर्दगी को देख के लगा रहे हैं ना, तो उम्मीद हमने अच्छी रखी हुई है, इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ। अब मुझे आप ये बताएगा कि ये जो इलेक्शन अब आगे अब जो चहमगोइयाँ हैं फरवरी 2024 तक की हैं, आप क्या देख रहे हैं? इससे पहले मुमकिन नहीं है फिर इसका मतलब है? नहीं, अगर ये कराना चाहते 90 दिन के अंदर अंदर तो ये नामुमकिन बात नहीं थी। लेकिन चूंकि मसला ये है कि इन्होंने इंतखाबी फहरिस्तों में की तैयारी में और हल्का बंदियों में खासा वक्त लगाना है और इस पर बहुत से एतराज़ात भी होंगे। फिर उन एतराज़ात में लोग कोर्ट्स में भी जाएंगे कि हमारे इलाके को वहाँ शामिल किया गया, उस इलाके को वहाँ शामिल किया गया। कुछ पिटीशन होंगी, कुछ पिटीशन करवाई भी जाएंगी ताकि मामला ताखीर में जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई डेट मिल रही है तो हमें डेट दी जाए। फरवरी वेग लफ्ज है, अब हमें बताया जाए कि अगर फरवरी 2024 में हो रही है तो फरवरी 2024 की कोई डेट दे दी जाए और उससे डिविएट ना किया जाए, उससे इनहराफ ना किया जाए, फिर उसको चलने दिया जाए। नहीं, फिलहाल तो खैर लगारी साहब कोई सिचुएशन ऐसी लग ही नहीं रही कि डेट कोई मिलेगी। डेट आई थिंक सो अभी डिसाइड ही नहीं हुई है, बस अभी ये कहा जा रहा है कि अगले साल होंगे इंतखाबात। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इंशाल्लाह से बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अभी जो नई काबीना तश्कील पाई है जिसने कल हलफ भी उठा लिया है, अच्छे काम करेगी। एक्सपेक्टेशन हमें अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि इन लोगों का जो माजी है वो अच्छा रहा है, कारकर्दगी इनकी अपनी अपनी जगह पर अच्छी रही है। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाते हैं इन्होंने मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में फ़हीम पोजीशन हासिल की है, पहली। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ख़ास बात यह है कि ये बच्ची अपनी फैमिली
में भी पहली बच्ची है जो मैट्रिक तक पहुंची है, और ना सिर्फ पहुंची बल्कि पूरे जिले लोधरा में पहली और मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। हेरा अकबर, जिनका ताल्लुक लोधरा के करीब एक जगह से है, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, दुनियापुर से ताल्लुक रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम हेरा, कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत ये ना सिर्फ लोधरा में बल्कि मुल्तान में दूसरी पोजीशन हो गई बोर्ड में, कितना पड़ा था? इस वक्त मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या बस बुक्स में तो नहीं रही आप? सबसे पहले तो मैं बहुत इन्होंने मुझे और बाकी बुक्स की वो तो मैं हाथ पे पढ़ता है, मैंने पूरी मेहनत की और जबरदस्त। हेरा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था मैट्रिक में? मेरा सब्जेक्ट बायो सबसे फेवरेट। बायो, यानी आगे मेडिकल जो है वो फॉलो करने का इरादा है, डॉक्टर बनने वाली हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी या साइंसदान या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आपने पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आला साहब ने जो है वो आपको इनाम भी दिया है, और इसके साथ साथ कोई ऐसी उम्मीद कि आपका दाखिला भी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में जो है मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर दाखिला बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं कामयाब करूंगी, कामयाबी हासिल करूंगी इंशाल्लाह आगे। जबरदस्त। अच्छा हेरा, ये बताइएगा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं और फैमिली में कौन कौन है? मेरे वाले साहब खेती बाड़ी करते हैं और अम्मी जो है उस्तादी है, और हमारा घर ताल्लुक अमेरिकन घराने से नहीं है बल्कि हम अच्छा हेरा, हमें ये पता चला है कि आप अपनी फैमिली की पहली बच्ची हैं जिसने मैट्रिक में इतने अच्छे इम्तिहानात दिए और ऐसा रिजल्ट आया और यहाँ तक पहुँची। क्यों? आपके जो दीगर बहन भाई हैं, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में? वजह क्या है? या वो आपको देख के इंस्पायर नहीं होते, खुश नहीं होते? नहीं, मेरे बाकी खानदान के तालीम तो नहीं हासिल की, लेकिन इंशाल्लाह मेरी तरह कामयाब होंगे। जैसा मेरे बाप की स्पोर्ट की वजह से मेरे बाकी खानदान वाला स्पोर्ट किया, मेरे बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत मदद की। तो अभी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या सोचा है? नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया हुआ है। अच्छा एडमिशन लिया हुआ है। तो हेरा, कुछ बताएंगी आप, अगर इतने अच्छे नंबर्स चाहिए हो, पोजीशन लेनी हो, तो बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज करना चाहिए? उन्हें पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और अपनी और घर आकर पूरी मेहनत से उनको पढ़ना चाहिए और कामयाब। तो हेरा, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है आपका? कुछ खेल कूद भी करती हैं या गेम्स में, या फिर सिर्फ पढ़ाई करती हैं आप? अच्छा, वैसे हिरा को सुनने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ही लग रहा था क्योंकि आपकी आवाज हिरा काफी दूर से आ रही है। आप क्या बता रही हैं मुझे बड़ी ऐसा लग रहा है कि आपसे या फोन से जो है वो थोड़ा सा दूर करीब हो जाए। हाँ, थोड़ा करीब हो जाए, क्योंकि मैं जो हूँ वो अब आपके वालिद साहब से रिलेटेड जो है वो एक सवाल पूछना चाह रहा था। जब आवाज क्लियर हो जाएगी तो जरूर पूछेगी, क्योंकि इन्होंने बताया कि वो किसान है सैरिश, और आजकल किसानों का जो है वो गुजर बसर बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितना भी अनाज वो हमारे लिए यहाँ मार्केट तक पहुँचता है, बीच में एजेंट्स जो हैं वो इतनी रकम रख लेते हैं कि किसानों तक कुछ नहीं पहुँच पाता। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जी किसानों को तो सिर्फ उन्हीं के अनाज में से एक हिस्सा मिल जाता है, 1-2 बोरे दे देते हैं ज़मींदार और कहते हैं जी आपका हुआ, बाकी जो है वो हम बेच के आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरह से भी हालात चल रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ, आपके वालिद साहब के जो है वो माशी हालात, आपके घर के माशी हालात, कैसे गुजर बसर हो रहा है? हमारे घर के माशी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। बुक्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बुक्स यहाँ से नहीं मिलती थी, दूर दूर जाना पड़ता था, और साइंस टीचर भी यहाँ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम गांव से शहर में आए हैं इसी पढ़ाई के लिए। इस पढ़ाई करके इंशाल्लाह मैं आगे बहुत करूँ। अच्छा हिरा, अब आप थोड़ा सा करीब आके बैठी हैं तो मैंने आपको गौर से देखा और मुझे आपको देख के पता चल रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। आप मुझे बताएंगी आप अच्छी तरह खाती पीती हैं या फिर बस दिल नहीं चाहता? नहीं, खाती भी पूरा हूँ, सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है इतनी आगे बढ़ने के लिए।
अच्छा, आज मुझे लग रहा है सुबह सुबह जो है वो हेरा को उठा दिया गया है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद छुट्टियां जो हैं वो आज चल रही होंगी। खैर, ये बताइएगा कि अब आपने मेडिकल की फील्ड को ही क्यों चुना है, क्योंकि आपके पूरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो तो एग्रीकल्चर से, फिर आपको मेडिकल क्यों? यानी यकीनन वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत रही होगी जिस इलाके में आप हैं, दुनियापुर में, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सानिया हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी और दुनियापुर में ही आकर अपने लोगों को सर्व करूंगी। मैं अपने खानदान से कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती थी, और मैं बाकी लड़कियों का भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो भी अपने घरों से निकल कर और मेहनत की तरफ आए। और लड़कियों जैसे जनूबी पंजाब में लड़कियों की तालीम हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों का म्यार भी बहुत अच्छा नहीं होता, और अगर उनका म्यार अच्छा और प्रोफेशनल स्टाफ दिया जाए तो वो भी इस तरह मेहनत कर सकती हैं। और मैं बाकी दूसरी डॉक्टर कदीर खान बनकर दूसरों के लिए भी एक नमूना कायम करना चाहती हूँ। आखिरी बात पूछूंगी, ट्यूशन पढ़ती हैं आप? कोचिंग कोई ली हुई है या फिर खुद ही पढ़ती हैं आप? नहीं, मैं खुद ही पढ़ती हूँ। मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हैं, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे चलिए, ज़बरदस्त। हिरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही तरक्की करती रहें, नंबर्स अच्छे लेती रहें, माँ बाप का नाम रोशन करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने जो है वो ये हिरा की कहानी सुनी, जो कि दुनियापुर के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और अब आज़म है कि डॉक्टर बनेंगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है वो हम प्रोग्राम में एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी तो मज़ीद बात करेंगे। शुक्रिया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ वेलकम बैक ही कहना चाह रहा था, लेकिन वो आपने मुझसे पहले कह दिया, क्योंकि मुझे आजकल खांसी की शिकायत हो रखी है, तो सैरिश को हमेशा ऐसा लगता है कि अब खांसा और अब खांसा। लेकिन यह है कि जी, अगर आप छोटी सी बीमारी का भी जो है अगर गूगल के ऊपर आप सर्च कर लेंगे तो आपको एट दी एंड यही पता चलेगा कि आपको कैंसर है। पर हम आज उस कैंसर की बात नहीं कर रहे जो गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है, बल्कि हम पाकिस्तान में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जो कि तेजी से बढ़ रही है, कैंसर से मुताल्लिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पहली जामे रिपोर्ट बताती है कि कैंसर का मर्द और खवातीन दोनों को मुतासर कर रहा है। अब तक सामने आए केसेस में 46% केसेस मर्दों के और 53% केसेस में खवातीन शामिल है। सैरिश साहिबा, बिल्कुल। और सूबाई एतबार से केसेस के सबसे ज़्यादा 45% केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए हैं, सिंध में 27% हैं, केपी में 16 और बलूचिस्तान में 4% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कैंसर के केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस छाती यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका शिकार मर्द और ख़वातीन दोनों बन रहे हैं। अक्सर ये होता है ना कि पता नहीं शायद ख़वातीन को ही ये सिर्फ होता है ब्रेस्ट कैंसर, नहीं, ये मर्दों को भी होता है। और इसी पर बात करने के सूत्र में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कहिएगा, क्या आप हमें पाकिस्तान में कैंसर की सूरत हाल और दस्तयाब खिदमात के बारे में बता सकते हैं कि क्या है इस वक्त? जी शुक्रिया। आजकल हमारा एस्टिमेट है जी कि हर साल 1,75,000 से ज़ायद नए कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो एडवांस स्टेज पे या आखिरी स्टेजों पे डॉक्टर के पास आते हैं, तो इसमें से तकरीबन 90,000 जो मरीज़ हैं उनकी उसी साल में डेथ हो जाती है जिस साल में उनके कैंसर की तशख़ीस की जाती है। पाकिस्तान में कई हस्पताल हैं जहाँ कैंसर का इलाज होता है, लेकिन दुनिया भर में एक्सेप्टेड है कि सबसे बेहतरीन तरीका कैंसर का इलाज करने का ये है कि वो स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाए, जहाँ पे तमाम तशख़ीस की और इलाज की सहूलियात एक ही जगह फराहम हो सकें मरीज़ को, और जिन लोगों की कैंसर का इलाज ना हो सके या वो बीमारी बढ़ जाए, उनको जो बीमारी की अलामात हैं उनको ट्रीट किया जाए, जिसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। इस तरह के हस्पताल शौकत खानम के अलावा कोई नहीं है मुल्क में। तो लाहौर में जो हमारा पहला हस्पताल खुला, और फिर पेशावर में दूसरा, और अब कराची में तीसरा बन रहा है, ये टर्शरी केयर स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। और हमारा एस्टिमेट है कि जितने मरीज़ हैं पाकिस्तान में, शौकत खानम लाहौर की तरह के 20 स्पेशलाइज्ड टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स चाहिए पाकिस्तान में तमाम मरीज़ों का इलाज करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची का हॉस्पिटल तो भी बन गया, कि क्या पेशावर क्या जो शौकत खानम है मुकम्मल तौर पर फ़ाल है? जी, पेशावर में शौकत खानम 2015 में दिसंबर में खुला था, फेज़ वाइज खुला था। पहले फ़ेज़ में हम कैंसर का जो इलाज दवाइयों से किया जाता है, कीमोथेरेपी से, हमने वो शुरू किया था। फिर 2018 में हमने बिजली की शुआओं से या रेडिएशन का जो इलाज होता है वो शुरू किया था वहाँ पे। और 2 साल पहले 2021 में
हमने सर्जरी का भी इलाज शुरू कर दिया था। तो इस वक्त वहाँ पे तमाम तशख़ीस और इलाज की सहूलियात अवेलेबल है मरीज़ों के लिए, और पूरे KPK इस्लामाबाद से ऊपर जितना इलाका है और अफगानिस्तान से भी कई मरीज़ आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शौकत खानम अस्पताल कराची का तवक्के गुंजाइश कितनी है, बताइएगा। शौकत खानम कराची जो है हमारा तीसरा और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बन रहा है। उसका जो साइज़ है वो लाहौर का जो अस्पताल है शौकत खानम, उससे दुगना है। लाहौर का अस्पताल तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है। कराची का अस्पताल जो है वो 10 लाख स्क्वायर फुट या 1 मिलियन स्क्वायर फीट पे बन रहा है। उसका तामीरी काम चल रहा है और इंशाल्लाह वो 2024 में खुलेगा। उसमें तमाम सहूलियात भी जो हैं वो लाहौर से दुगनी हैं। जस्ट एज एन एग्ज़ाम्पल, लाहौर में तकरीबन 30 आउट पेशेंट क्लिनिक के कमरे हैं, वहाँ 50 से ज़्यादा हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, कराची में 16 बन रहे हैं। लाहौर में 200 बेड्स हैं, कराची में 400 बेड्स होंगे। और लाहौर में 5 रेडिएशन की मशीनें हैं। कराची में हमने 10 मशीनों का इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये कराची इट्सेल्फ इतना बड़ा शहर है, लेकिन ये सिर्फ कराची को नहीं बल्कि पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी कैंसर का इलाज। अच्छा डॉक्टर साहब, शौकत खानम लाहौर तकरीबन 30 साल की सर्विस जो है वो मुकम्मल कर ली है। मरीजों के इलाज के लिए आप कौन से बुनियादी उसूलों पर अमल करते हैं? ये हमारे 2 बुनियादी उसूल हैं। हमारी कोशिश है कि हम बेहतरीन मेयार का इलाज मुयस्सर करें मरीज़ों को, हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, ये हमारी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शायद, वो है इक्वालिटी, यानी कि मरीज़ों में फ़र्क ना करें। जब मरीज़ एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए कैंसर के इलाज के लिए, वो उनकी डायग्नोसिस के बेसिस पे और स्टेज के बेसिस पे एक्सेप्ट होते हैं मरीज़। ये नहीं देखा जाता कि वो पे कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद 75% से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज मुसलसल तकरीबन 30 साल से फ्री किया जा रहा है, लाहौर में भी और अब पेशावर में भी। और 25% तकरीबन मरीज़ जो हैं वो खुद पे करते हैं। और हमारी कोशिश पूरी ये होती है, और हमने आई थिंक पिछले 29 साल से ये दिखाया भी है कि हम उसमें कोई फ़र्क नहीं करते। एक जैसी फैसिलिटीज़ तमाम मरीज़ों को दी जाती हैं, चाहे वो अपने आप पे कर रहे हों या किसी और ने उनके लिए पेमेंट की हो ज़कात और अतियात के तौर पे। तो तमाम जो डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं, जो इलाज किया जाता है, दवाइयाँ मिलती हैं, जिन बिस्तरों में या कमरों में मरीज़ रहते हैं जब वो दाखिल होते हैं, तो उनको खाना मिलता है, इनमें सब में कोई फ़र्क नहीं होता। और डॉक्टर्स और नर्सेज जो इलाज कर रहे होते हैं उनको नहीं पता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कितने फीसद मुफ्त इलाज होता है? आप मुफ्त इलाज के लिए मरीजों का इंतखाब कैसे करते हैं, और अस्पताल की आमदनी के अहम ज़राए क्या हैं, और इस साल कितने फ़ंड्स की आपको ज़रूरत है? हमारा एक्सेप्टेंस पे, जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ डायग्नोसिस और स्टेज पे करते हैं कि बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज हम कर सकें, जिसके लिए दवाइयाँ मैसर हों, जिसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं या मशीनें हैं उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए वो हमारे पास हों। और दूसरा हम कोशिश करते हैं कि जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अर्ली स्टेजेस पे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जिनका ज़कात से या अतियात से इलाज करना है। हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कैंसर हो जिसका मुकम्मल इलाज हो सके, ताकि वो मरीज़ वापस अपने फैमिली का जाके देखभाल कर सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। क्योंकि हमारा यकीन है कि जो ज़कात और अतियात लोग देते हैं हमें, वो एक सीक्रेट ट्रस्ट है। वो चाहते हैं कि हम उसको सही तरह से और उस जगह पे लगाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा किन तरीक़ों से शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की मदद की जा सकती है, लोग कैसे करें? शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को लोग तकरीबन 35 साल से अब डोनेट कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह लगाया जा रहा है और वाकई मुस्तहक मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इसीलिए हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और एहतियात जमा करते हैं, और हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ़्री इलाज करते हैं। तो आप अपनी ज़कात देते वक्त, कोई भी ज़कात, अतियात, सदका आप देते वक्त ज़रूर शौकत खानम को याद करें। हमारा हर बैंक में बैंक अकाउंट होता है, वहाँ आप जाके कैश या चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके आपके घर से भी आपकी ज़कात, अतियात, जो भी आप डोनेशंस करना चाहें, आपके घर से कलेक्ट करके आपको पक्की रसीद भी देंगे। अगर आप 770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें तो आप 20 रुपये शौकत खानम को दे सकते हैं।
अगर आप 5 ऐसे SMS भेजें एक दिन में तो आपके नाम की एक शौकत खानम कराची में ईंट लग सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो बैंकिंग शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर आसिम ने जो है बिल्कुल ब्रीफली जो है वो बता दिया है कि किस किस तरीके से आप जो है वो मदद कर सकते हैं नाजरीन शौकत खानम की। और ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कैंसर से रिलेटेड इतनी बड़ी फैसिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में और कोई मौजूद नहीं है जो कि आपका इलाज मुफ्त में भी कर रही है। और सारिश अगर हम गौर करें आज तो हम आज के दिन कुछ बीमारियों का ही जिक्र कर रहे हैं। अभी जो अगली खबर हमारे पास मौजूद है वो भी इसी एक किस्म की बीमारी से रिलेटेड है। बोल महफूज पाकिस्तान में हमारा पैगाम है कि एहतियात करें और महफूज रहे क्योंकि इस वक्त पंजाब भर खुसूसन फैसलाबाद और गुजरांवाला में हालत यह है कि एक मामूली मच्छर मार स्प्रे मुहिम ना होने से डेंगू नामी बीमारी ने बाकायदा वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। और सैरिश ये बड़ा ही एक ख़तरनाक एक अलमिया भी आप इसे कह सकते हैं कि एक के बाद एक बीमारी जो है वो आपके सामने आ रही है। और अभी जो है कल की ये खबर है कि पूरी दुनिया में एक नया वेरिएंट भी आ गया है कोविड का जिसके लिए और मुहिम चल रही है। खैर बिल्कुल, इसमें मैं चाहूँगी कि इस वक्त डॉक्टर साहब भी हम एक ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब राना जवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो हम लोगों को बताई गई थी एहतियात के घर में पानी साफ नहीं रखना, यानी कि बाल्टी में पानी ना हो, बाल्टियां खाली हों और गंदा पानी भी ना हो, उसके अलावा स्प्रे करवाया जाए घर में, मच्छरदानियां लगाई जाएं, यही एहतियात दोबारा करनी या फिर इस वेरिएंट के साथ कुछ चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं इस वक्त। एक तो कोविड का जो वेरिएंट है जो बता रहे थे अभी कि वो नए एक नहीं 2 हुए हैं, वो अलग चीज़ है। और कोविड के केसेस के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा उनकी तादाद होनी शुरू हुई है ग्लोबली, यानी कि दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर। लेकिन अभी कोई इतनी उस ख़तरनाक लेवल पे नहीं पहुंची जब हम ज़्यादा परेशान हो। जो दूसरी हमारा मौसमी बीमारी है डेंगू, ये इसके केसेस कुछ अरसे से आने शुरू हो गए हुए हैं, रिपोर्ट होने शुरू हो गए हुए हैं। और ये इसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि घरों के अंदर कोई पानी खड़ा होने वाली, बाहर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपका पानी खड़ा ना हो। और वो छोटी छोटी चीज़ों में ये इसके लार्वे आ जाते हैं। आपने टूटी हुई बोतल आपकी छत पे पड़ी हुई है, कोई टायर पड़ा हुआ है, कोई टूटा हुआ बर्तन पड़ा हुआ है बाहर और उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, तो ये एक बड़ी अच्छी जगह है इसके मच्छर के पैदा होने के लिए। तो इस वजह से ऐसी जगहों पे एहतियात करें। अक्सर एसी का जो पानी नीचे गिर रहा होता है या नीचे बाल्टी होती है उसके अंदर ये आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, गटरों के ढक्कनों के अंदर जो थोड़ा सा उसमें घेराव होता है उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी खड़ा हो तो इसके अंदर ये पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से इंश्योर करें कि जो आपके ऐसी चीज़ें हैं वो ना हो। दूसरा, घर के अंदर ये मच्छर घर के अंदर का भी है और इसका स्प्रे जब आप करें बाहर, तो कुछ 10-12 दिन पहले हमारे लाहौर में लोग आए थे जिन्होंने घर के अंदर तो लॉन्स वगैरह में स्प्रे कर गए थे, लेकिन घर के अंदर भी स्प्रे जरूरी है। खासतौर पे अगर आपको मच्छर नजर आए तो पर्दों के पीछे ये छुपता है, आपके सोफे के पीछे छुपता है या सोफे के नीचे छुपता है, तो ये इस तरह की जगह होती हैं जो नॉर्मली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं? जैसे अगर आपको डेंगू का मच्छर काट लेता है तो क्या वो अलामात होंगी जिससे जाहिर हो रहा है कि आप इसका टेस्ट करवाने चले जाएं? देखिए, क्योंकि आपको ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस से होती है, मतलब मच्छर के थ्रू वायरस आपको आता है। तो वायरस की जितनी जो वायरल वाली बीमारियां उनकी अलामात मिलती जुलती होती हैं। जिस तरह कोविड में था तो इस तरह डेंगू के अंदर भी बुखार है, तबीयत खराब होती है, सर चकराता है, उल्टियां आती हैं। तो इस तरह की नॉन स्पेसिफिक जिसे हम कहते हैं सिम्टम्स होती हैं। लेकिन अगर आपके घर में मच्छर है और आपको बुखार हो रहा है तो सस्पेक्ट कीजिए कि डेंगू है तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ तरीके से हमें अवैध सत्तार ने ज्वाइन किया जो कि फैसला नुमाइंदे हैं। फैसलाबाद में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है डेंगू के लिहाज से, तो उनसे पूछते हैं कि क्या वहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अवैस बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही फैसलाबाद में डेंगू वायरस के जो केसेस हैं इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त फैसलाबाद के 2 बड़े जो अस्पताल हैं इसमें अलाइड और सिविल अस्पताल शामिल हैं। यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर ज़िले भर में 33 से 35 के करीब जो मरीज़ हैं वो डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। सिविल अस्पताल में 3 के करीब जो मरीज़ हैं ये ज़ेरे इलाज हैं, जबकि अलाइड अस्पताल में भी 2 से 3 मरीज़ हैं जिन्हें डेंगू वायरस के शुबे में लाया गया था और उनका जो इलाज मुआवजा है वो चल रहा है। इसके साथ
साथ जैसे ही मौसम बरसात का आगाज़ होता है, डेंगू वायरस बढ़ता है, तो दोनों बड़े अस्पतालों में प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो फाल कर दिए जाते हैं, क्योंकि डेंगू के मरीज़ों को आम मरीज़ों से अलग रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है तो ये फैलने का खतरा होता है, इसलिए आइसोलेशन वार्ड्स में इनको रखा जाता है। वहाँ पर इनके प्लेटलेट्स का जो चेक किए जाते हैं और वहाँ पर इनका इलाज मुआवजा होता है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं ये वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन हमें गुज़िश्ता सालों की तरह उतनी मुतहरिक नहीं नज़र आ रहा महकमा सेहत। पहले हम देखते थे कि इवन दैट मैं खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर करता था कि हमारे जब घरों के आसपास महकमा सेहत की टीमें आती थी, वो वहाँ पर जाके पूरा एक जो स्प्रे वगैरह किया जाता था, इसके अलावा एक धुआं वहाँ पर छोड़ा जाता था गाड़ी के ज़रिए, ताकि जो डेंगू लार्वा है, मच्छर है, ये तल्फ हो जाए। लेकिन इस साल हमें वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता सालों में ये भी देखने में आता था कि जो दुकानें हैं टायर शॉप्स पर ख़ास तौर पर महकमा सेहत के जो छापे मारे जाते थे इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि किसी टायर में पानी वगैरह ना रहे, साफ़ पानी पे ये मच्छर इसकी परवरिश पाता है। लेकिन इस दफ़ा हमें उस तरह की एक्टिविटीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से डेंगू वायरस ने ज़्यादा सर उठाया है फैसलाबाद में। बिल्कुल मेरे साथ ही पहले कुछ ऐसा था कि कैंपेन्स चली थी जिसके बाद बताया गया था कि दिन के वक्त ये हमला करता है, अर्ली मॉर्निंग या शाम को जब मगरिब के बाद ये हमला करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमने ये भी देखा था कि आप पपीते के पत्तों का पानी पिए तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बनेंगे। अभी बताएंगे आप कि इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा डेंगू में स्पेशली? जी जरूर, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये वायरल बीमारी तो जरूर है, वायरस से फैलती है, लेकिन वायरस इंसान से इंसान को नहीं लगता। तो अगर आप किसी डेंगू मरीज के साथ बैठे हुए हैं, उसकी प्लेट में खाना पीना खा रहे हैं या उसका, तो उससे आपको डेंगू नहीं लगेगा। डेंगू लगने के लिए जरूरी है कि वो मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटे और उसके बाद आपको काटे, और उसमें कोई टाइम होता है। तो इस वजह से जो आप आइसोलेशन वार्ड्स देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और मच्छरदानियां देखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वहां के जो मच्छर हैं वो इनको काट के डेंगू के मरीजों को खुद इन्फेक्टेड ना हो जाए, को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, और वो आगे बिल्कुल हो। तो आगे जो पपीते के पत्तों का जिक्र है या इस तरह की जो हर्बल रेमेडीज हैं, इसका साइंसी तौर पे एटलीस्ट अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये वाकई प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं या, लेकिन मेरा इस पे एक पोजीशन है कि जो हर्बल हमारी रेमेडीज हैं जो सेंचुरीज ओल्ड हैं, अगर वो नुकसान नहीं कर रही, अगर वो फायदा नहीं कर रही, तो बाज़ दफ़ा वो नुकसान भी नहीं करती। तो इस वजह से बाकी आप सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। फल हैं हमारे, ये मल्टीविटामिन गोलियों से मच बेटर हैं जो पाकिस्तान में फल मिलते हैं, और सीजनल फल, और वो जौन सा भी सीजन हो फल का, जौन सा फल सस्ता है वो आप खाएं, वो एक आपकी जो मल्टीविटामिन गोलियों से ज्यादा बेहतर होते हैं। मुनासिब वॉक कीजिए, और ये याद रखिए कि इसमें आपने बिल्कुल कहा है कि जो हमारे वॉक का वक्त है वो सुबह और शाम का होता है, तो इन दोनों टाइम पे ये मच्छर बड़ा तैयार होता है आपको काटने के लिए। तो इस वजह से फुल स्लीव्स पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं वो लगाएं। दूसरा, जब आप बाहर निकलें तो गहरे रंग के कपड़े ना पहने, मच्छर अट्रैक्ट होता है डार्क कलर्स के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू के मच्छर को लेके एक और बात जो है वो भी क्लियर कर दीजिएगा। ये भी सुनने में आया है कि जब सूरज निकल आता है तो ये मच्छर जो है वो मर जाता है उसकी तपिश की वजह से, इसलिए दिन में जो है वो आप महफूज रहते हैं। क्या ये मिथ है या ये इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये मिथ ही है, और उसकी वजह यह है कि हर जानवर के शिकार करने के अपने औकात होते हैं। तो इसका सुबह और शाम का वक्त है, ये ज्यादा लंबा फ्लाई नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, तो नॉर्मली इस वजह से इसे हाउस होल्ड मॉस्किटो भी कहते हैं। तो आपके घर जो है ना इसके अंदर वो ज्यादा इसकी जगह होगी नस्बतन बाहर जोड़ों के, तो इस वजह से वहां पे हमें मलेरिया का मच्छर ज्यादा मिलता है जोड़ों में। डेंगू का आपको घर और घर के आसपास के जगहों पे मिलेगा, इसी वजह से इसको अर्बन या सेमी अर्बन मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि ये रूरल में कम पाया जाता है, यानी कि आपके देही इलाकों में इसके केसेस कम होंगे। यानी कि नहीं होंगे, भी बता दें डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि शायद इस पे सफेद कलर के नुक्ते होते हैं। जी, वो सफेद नुक्ते से होते हैं। अगर आप मच्छर देखें तो, क्योंकि दूसरे मच्छरों पे ये नुक्ते नहीं होते, तो आपको काफी उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी मच्छर हो, क्योंकि डेंगू हो या मलेरिया हो, दोनों खतरनाक बीमारियां हैं। आप इंश्योर करें कि मच्छर आपके घर में ना हो। अपनी जालियां, खिड़कियों पे अगर जालियां तो उनको बंद रखें जालियों को, और वक्तन फवक्तन स्प्रे, जिस तरह मैंने बताया है कि पर्दों के पीछे और बेड्स के नीचे और सोफों के पीछे, इस तरह की जगह, फर्नीचर के पीछे, बिल्कुल ये एहतियात करनी होगी, फिर इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ थे। अवैध सत्तार, आपने भी
आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सारी साहब, इससे ये बात साबित हुई है कि जी एहतियात इलाज से बेहतर है, और इस मामले में तो आपको एहतियात ही करना है, क्योंकि इसके इलाज जो हैं वो अभी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है। खैर, अगर ये जो निशानी इन्होंने बताई है ना सफ़ेद सफ़ेद डॉट वाली मच्छर पे, अगर हम इसे देखेंगे तो इसका मतलब ये कि वो हमें काट चुका है, अगर आपने इतनी देर में इसे देखा है तो। इसलिए एहतियात कीजिए और वो ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। हमारे प्रोड्यूसर साहब डांट रहे हैं बहुत ज़्यादा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, करता फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि आप मास्टर फ्रेम में देख ही चुके हैं, तो हम थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता दें कि जी मौसम बदलते ही मलबूसात से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग ठंडे मौसम में ही मुमकिन है। अब गर्मियां रुखसत के करीब है, मॉनसून के फौरन बाद खिजा का मौसम करीब है, हवा में हल्की सी खनकी महसूस की जा सकती है। ऐसे में अब अगर आपको फैशन के बारे में ना बताया जाए तो ये ज्यादती हो जाएगी। क्यों सारी साहब? बिल्कुल जनाब, अपकमिंग फैशन क्या है, क्या चल रहा है। अक्सर ख़वातीन आपस में बातें करती हैं ना कि अभी बताओ क्या चल रहा है, मुझे कपड़े सिलवाने हैं या बनवाने हैं या ख़रीदने हैं, तो मैं क्या ख़रीदूँ। तो जनाब, आज आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं सैयदा किरण साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं देख रही हूँ आपके पास माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर्स हैं, और ये ज़्यादातर मुझे लॉन्ग ड्रेसेस लग रहे हैं, जंप सूट लग रहे हैं। क्या चल क्या रहा है आजकल? आजकल एक्चुअली मिड समर है, गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इसमें ना प्रॉपर लॉन चलती है ना प्रॉपर कॉटन चलती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल लें जो कैजुअल भी और फॉर्मल भी यूज़ हो ना। तो जॉर्जेट है और उसमें शिफॉन है, ऐसे ड्रेसेस, और कार्डी नेट है, तो इस तरह के फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं। और हल्के हल्के थोड़ी कट्स के अलावा कट्स जो हैं आजकल लॉन्ग शर्ट्स पे भी चल रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी चल रहे हैं, डिपेंड कि आपकी क्या खुद की क्या चॉइस है। अच्छा, बहुत सारे लोग जंपसूट अवॉइड करते हैं, नहीं पहनते, कुछ ख़वातीन पहनती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो स्किनी होते हैं ना उनको जंपसूट अच्छे लगते हैं। तो ये फैशन बहुत ज़्यादा इन हो गया अब जंपसूट का। आपके भी ड्रेसेस में मैं देख रही हूँ, बल्कि मैं कुछ आपके ड्रेसेस दिखाती भी हूँ। मैं चाहूँगी कैमरामैन अगर कुछ फोकस करें तो मैं दिखाती हूँ कि इनके पास ख़वातीन की बातें शुरू हो गई हैं नाज़रीन। अच्छा, जैसा कि ये आपकी भी जंपसूट है जी, ये गाउन है। गाउन? अच्छा, गाउन है ये गाउन है, लेकिन इसके साथ हमने शॉर्ट इनर रखा हुआ है। और किरण साहब आप यहाँ है ना, यहाँ आके बताएं जरा। जी, हाँ, डिटेल में। शॉर्ट इनर है और इसके साथ बेल बॉटम हमने दिया हुआ है। ठीक है, बेल बॉटम है, ओके। और इसमें गाउन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको गाउन है ना, ये तो शॉकिंग पिंक है, शॉकिंग पिंक। शॉकिंग पिंक है। अच्छा जी, ये देखें एक सम शेड और मैजेंडा भी मिक्स हो जाता है। मैजेंडा भी आ गया। अच्छा अच्छा, वो जंपसूट जो मुझे नजर आया था, मुझे लगा शायद ये है। वो ये है, ऑरेंज है। अच्छा, ऑरेंज है, ओके। ये जंपसूट है, देखिए जनाब, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। और इसके साथ हमने ये अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपने मसला ही हल कर दिया। अगर कोई थोड़ा सा जरा चबी भी है तो वो भी पहन सकता है, उसको लॉन्ग शर्ट है तो उसको थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा ना। Exactly. तो ये अच्छा हो गया। अच्छा, मेरा आपसे ये गिला है किरण साहिबा कि ये जितने भी कपड़े आप लोग बनाते हैं, ये सिर्फ स्किनी खवातीन के लिए क्यों बना रहे हैं? जो चबी हैं उनके लिए भी बनाया और उन्हें रैंप पे भी लेकर आए ना। रैंप पे आप देखें तो दुबली पतली खवातीन जो है वो चल रही होती हैं, ऐसा लगता है कपड़े हैंगर पे ही हैं। मतलब ये तो आप डिजाइनर्स का काम है ना कि आप जरा अपने मार्केट को थोड़ा सा बढ़ाएं। अच्छा, और ये आप बल्कि साथ साथ उनका भी बता दें, मैं तो कपड़े देख रही हूँ ना खवातीन। आप कपड़ों में मैंने कहा ना, ये सारी साहिबा गुम हो गई है। जब कपड़ों की बात आए ना तो खवातीन को कुछ आवाज सुनाई नहीं देती। ये स्कर्ट्स हैं, इसके साथ भी हमने ये, इसके साथ ये। अच्छा, इसके साथ ये ट्राउजर, ये बेल बॉटम है। बेल बॉटम है ये, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कियां जो है ना वो थोड़ा प्लेन्स की तरफ चली गई हैं, उनको इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। इसमें आपकी लुक बहुत अच्छी आती है, डिसेंट लगते हैं, डिसेंट लगता है। इसके बाद मेकअप बहुत अच्छा लगता है आपका। आपके शूज आप कैरी कैसे कर रहे हैं, इसको डिपेंड आप पे कर रहा है। नहीं, मुझे कॉम्बिनेशन भी खैर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम लड़कों के कपड़े बड़े आसान होते हैं, शलवार कमीज। खवातीन के लिए ऐसे जैसे किसी इटालियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पोचो और पोचो प्लाजो। ये देखिए, ये पोचो आ गया सामने जनाब, ये पोचो, ये आ गया ना पोचो। कितना अच्छा लग रहा है ये भी। इसमें ये जो बंच है ये इसको जनाब खूबसूरत बना रहा है। अच्छा, वैसे आजकल आपको क्या लग रहा है, बच्चियां जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर वो क्या खरीद रही हैं? पोंचो, जंपसूट या फिर लॉन्ग? जंपसूट ज़्यादा ले रही हैं, और उसके बाद शॉर्ट्स जैसे मैंने पहना हुआ है इस टाइप के, वन टोन में, कोई कलर्स में, और प्लेन्स चल रहे हैं। प्रिंटेड एक टाइम आया था, प्रिंटेड जिनको आजकल कहा जाता है बेसिक्स एक्चुअली।
तो अब जो है, अब जैसे ये कलर बहुत ठंडा सा है, बिल्कुल ये गर्मियों का कलर है। हाँ, अब ये भी पहनने के बाद बहुत नाइस लगता है। सही। अच्छा, इसके साथ भी बेल बॉटम है? इसके साथ भी बेल बॉटम और है। ये कलर बहुत खूबसूरत है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका भी नाम बता दीजिएगा, क्योंकि हम तो पर्पल ही कहते हैं, लाइट, लेकिन लाइट पर्पल कलर नहीं, ये मोव कहलाता है। सब पता है आपको? नहीं पता, सब है। बेगम के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, मुझे जापानीज पीको का भी पता है। जापानीज पीको? जी, आपको नहीं पता, देखा मैं लेटेस्ट पे हूँ, मुझे दुपट्टों पे होने वाली जापानीज पीको का भी पता है। मैं सब कुछ रेडीमेड लेती हूँ, मुझे पीको का भी कराई नहीं। ये देखें, ये कलर जो है, ये बहुत प्यारा कलर है। हाँ, अब इसके साथ ये दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा। वेरी नाइस, ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। जी गुड, ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं फॉर्मल्स की तरफ, जो कि आपने एंड में रखे हुए हैं। जी मैंने एंड में रखे हैं ये जनाब। हाँ जी, आजकल शादियां भी आगे, मौसम बदलते ही शादियां आ जाएंगी। ये थोड़ा सा लाइट ले लें तो फिर ये है। अच्छा जी, ग्रीन कलर है, ग्रीन में। सही। तो नाज़रीन, आपको पता चल रहा है कि कलर्स जनाब जो इन है, वो पाइनएप्पल येलो बड़ा अच्छा कलर है। मुझे नहीं पता, ये देखिए, ये जनाब फहीम को कब से पाइनएप्पल येलो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिखा दें भी कैमरामैन, ये पाइनएप्पल येलो इनको फहीम साहब बनवा लें अपनी बेगम के लिए। मैं तो तैयार हूं, बेगम के लिए क्या, मैं तो अपने शलवार कमीज भी बनवा लूं अगर आप बना दें। बिल्कुल मैं बना दूंगी। फिर मैं सीबी जाऊंगा, फिर मैं सीबी जाऊंगा घूमने। हाँ, अच्छा, ये देखें, एक ये है, इसके साथ भी बेल बॉटम है, और ये इसके साथ। अच्छा, व्हाइट कलर भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लगता है। अच्छा, ये वेरी नाइस। ये देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। ये इसके ऊपर गाउन है जी, गाउन के साथ ये बेल बॉटम और व्हाइट कलर की शर्ट है इसके अंदर। अच्छा, सिल्क भी इन हो गई है। एग्जैक्टली, बेहतरीन। अब मैं अपने सवालों का जवाब चाहूंगा। ये इतने अजीबोगरीब नाम क्यों होते हैं इनके, मुझे ये बताएं। ये क्यों, ये पोचो और ये प्लाजो, ये कैपरी, ये क्या है? मतलब भाई सीधे सीधे शलवार कमीज ट्राउजर, ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये खवातीन के लिए सीधे सीधे चीजें हो तो वो फैशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो टेढ़ी पसली से बनी है इसलिए हर चीज टेढ़ी होगी। जबरदस्त। ये अब हमें समझ में आ गई ना ये चीज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किरण कि जो कलर्स हैं, कलर्स किस तरह के आजकल ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, या मौसम के लिहाज से होता है? मौसम के लिहाज से होता है। देखिए, गर्मियाँ शुरू होती हैं, नॉर्मली लाइट ही कलर्स आ जाते हैं। टी पिंक आ गया है, लाइट आसमानी हो गया है, लेमन हो गया है। तो जैसे आप सर्दियाँ आती हैं तो डार्क कलर्स पे हम आ जाते हैं। अब ये जो मौसम है ना इस वक्त, ना ये गर्मियाँ है ना सर्दियाँ हैं, ये दरमियान का मौसम है। अब इसमें क्या होता है कि लाइट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन डार्क बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं इसमें ना, क्योंकि वो मिड समर में आप देखते हैं लॉन भी वो वाली होती है जो थोड़ी सी कॉटन फील टाइप की लॉन होती है। तो फैशन डिज़ाइन उसी हिसाब से चल रहा होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप क्या पसंद करते हैं। अच्छा, जिस तरह समटाइम ये होता है कि आजकल मैं नोटिस ये कर रही थी कि वाइट कलर बहुत चल रहा था। वाइट, हाँ। वाइट कुर्तियाँ इतनी ज़्यादा बिक रही हैं, और आपको याद होगा रिसेंटली हमारी एक अदाकारा ने भी अपना ब्रांड शुरू किया जिसमें वाइट सारी कुर्तीज़ थी। कहा कि इतनी महंगी, मतलब 15-15, 20-20 हज़ार की सिर्फ एक छोटी सी कुर्ती। तो ये पैसे भी बहुत डिज़ाइनर्स के जो है ना, रेट्स वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह है कि देखिए, महंगाई तो सबके लिए आई है ना, तो डिज़ाइनर के लिए भी महंगाई है। धागा भी महंगा है, फैब्रिक भी महंगा है, कारीगर भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये होता है कि जब एक दफा पता चल जाए ना कि लोगों को समझ आ गई है हमारे कपड़े, तो जो पैसे हम कहेंगे देके जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर बंदा ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन है। देखिए, महंगाई है, क्योंकि जो कारीगर्स बैठे हुए हैं वो बना रहे हैं, तो उनकी भी वजह से रोज़गार हम लोगों से ही चल रही है। तो वो भी अपने घर चला रहे हैं, उसी हिसाब से हर चीज़ महंगी हो रही है, उनको देना है, उनका बजट है, सारी चीज़ें। और हम ये कहें कि हम अपनी जेबों में डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत रिजनेबल प्राइस में भी हो जाती हैं। और अपने अपने ब्रांड्स की भी बात है कि आप अपने कपड़ों को कितनी रेंज में रख रहे हैं, किन लोगों के लिए रख रहे हैं। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि मेरे जो कपड़े हैं वो हर तरह के लोग ले सकें। ये नहीं कि भाई एक खास बंदा है जो कि ये जो फैशन पाकिस्तान के अंदर पूरा आता है, चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है। ये ट्रेंड चेंजिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे लाहौर से ट्रैवल करते हुए आ रहा है ये जो ट्रेंड चेंज होता है, या कराची से जो है इसकी स्टार्टअप होता है? क्योंकि देखें, अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो वो तो मोस्टली जो है वो लाहौर बेस होते हैं। स्टार्टिंग उनकी लाहौर से हो रही है, जितने भी बड़े ब्रांड्स आप इंटरनेशनल देख लें। तो क्या लाहौर ड्राइव कर रहा है फैशन को? जी, लाहौर कर रहा है। लाहौर कर रहा है, लाहौर से ही ट्रेंड। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लाहौर जाके जो शॉपिंग का मजा आता है ना, वो कराची में नहीं है। पता नहीं कोई लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो वैरायटी लाहौर में आपको मिलेगी ना, वो कराची में नहीं है। हाँ, ये तो क्यों? ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा है ये? कराची तक पहुंचते पहुंचते सीजन ही निकल जाता है। नहीं, ये बात भी नहीं है। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे वो कौन से आउटलेट्स होते हैं जो दूसरे सीजन के कपड़े बेच रहे होते हैं,
गर्मियों में सर्दी के सर्दी के गर्मी में मिलते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से होते हैं वो लाहौर में कपड़े कदरे सस्ते भी हैं, फैक्ट्री आउटलेट, वैरायटी भी है। वहाँ पर जो अंदरूना लाहौर है, मार्केट्स है, नॉर्मली मेन कारीगर लोग वहाँ ज़्यादा बैठे हुए हैं, वहाँ से ही काम चल रहा है, वहाँ से ही फैशन निकल रहा है, फिर कराची तक आने में फिर वो करने में टाइम हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो पाकिस्तान का हिस्सा, क्योंकि जब आजकल तो सोशल मीडिया इतना इन हो गया है कि हर चीज़ फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लाइव सेशंस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि एक गांव में भी बैठी हुई जो औरत है ना, उसके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसको पता है कि फैशन क्या चल रहा है। अब मैं आखिर में टाइम अब कम है, मुझे ये बताएगा कि हर कोई आजकल खूबसूरत दिखना चाहता है, कि लोग उसको अप्रिशिएट करें कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आपने अपने आउटफिट को मतलब बाय करना है या फिर आप सोच रहे हैं कि आप पे क्या जचेगा, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जो किसी को देख के पहनते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता और उन्होंने पहना होता है। ये तो मैं पता नहीं कितने शो में कह चुकी हूँ ये वाली बात, कि देखिए एक तो आपको अपनी फिजिक्स हाँ, कि आप देखें कि आपकी आप मोटे हैं, पतले हैं, क्या जो भी है, तो आपको सबसे पहले तो कैरी करना आना चाहिए, आपको कलर चॉइस करनी चाहिए कि अगर आप मोटे हैं तो आप पे क्या लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लग रही हैं या शॉर्ट्स अच्छी लग रही हैं, आपको खुद चॉइस करना। अब ज़रूरी नहीं कि सामने एक लड़की ने एक फिटिंग शर्ट पहनी हुई है तो आप भी उसको पहन लें, क्योंकि आपका वेट उस काबिल नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को देख के, अपनी पर्सनैलिटी को देख के ना कपड़ों को कैरी करना आना चाहिए, क्योंकि फिर आप जितने भी मोटे हैं या पतले हैं, अगर ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है, वो अगर आपने अपने हिसाब से पहना तो वो अच्छा भी लग रहा होता है, कि फिर उसके साथ आपने मेकअप क्या किया है, मतलब ये आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी पे आ जाती है बात, जो नॉर्मली लोगों को नहीं होता। इसीलिए जो है जी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि स्टाइल इज़ अ ड्रेस ऑफ योर थॉट्स, आपके ख्यालात की नुमाइंदगी करता है आपका अंदाज, और वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो सारी साहिबा बड़ी पुरानी कहावत है, अगर मैं आपको बता दूं फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। वो कहावत ये है कि जी खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। ये हमें बचपन से बताया गया है कि खाएं वो जो आपको पसंद हो, लेकिन पहने वो जो आप पे अच्छा लगे और लोग पसंद करें। ऐसा होता है कि लोगों को सेंस नहीं होती, तो इसीलिए तो कहते हैं कि वो पहने जो लोग आपको कहें अच्छे लग रहे हैं। खवातीन को देखा है कि वो समझती हैं जो हैवी कपड़े होते हैं ना, उसमें आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब अब शादियों की बात कर रही हूँ, वेडिंग की बात कर रही हूँ, कि जितना जोड़ा महंगा होगा और जितना भरा हुआ होगा वो उतनी आप अच्छे लगेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये शादियों के मामले में आपको पता है कि इस वक्त कितने मसाइल हो गए, कपड़ों से ज्यादा जो है वो पेट्रोल की फिक्र हो रही है लोगों को, और उसी पे बात करने के लिए हमारे पास अगला सेगमेंट भी हमारे साथ रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद गरीब बेहाल हो चुका है। नाजरीन, महंगाई की भड़कती आग पर पेट्रोल छिड़कने से शहरी शदीद कोफ्त का शिकार हो चुके हैं, और अब मुल्क में पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। शहरी कहते हैं पेट्रोल लेकर मजदूरी पर जाएं, मगर तनख्वाह इतनी कम कि बच्चों को क्या खिलाएं। फल सब्जियों की बात करें या अशिया खुर्दनोश की, पेट्रोल के दाम बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो चुका है। सारी साहिबा बिल्कुल जनाब, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त ताबिश भट्ट लाहौर से हमारे साथ है, मोहम्मद नोमान पेशावर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ताबिश, आपकी तरफ पहले आते हैं, बताइएगा क्या रद्द अमल दे रहे हैं शहरी? पेट्रोल तो 300 रुपए के करीब पहुंच चुका है, ये तो सितम बहुत ज़्यादा हो गया। अब कि बिल्कुल 290 रुपये जो है पेट्रोल की इस वक्त पर लीटर कीमत है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो एक साइड पे, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है उस पर भी जो है डिप्टी कमिश्नर और ADC जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। आप हमारी बोल की स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि आलू की कीमत यहाँ पर अगर 70 रुपये लिखी है तो मार्केट में इसकी कीमत जो है 120 से 130 रुपये पर kg मिल रहा है। टमाटर जो है वो यहाँ पर अगर उसका रेट 80 से 85 रुपये है तो वो कम से कम जो है 140 से 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। वजह यह है कि रेट ज़रूर निकालते हैं, लेकिन जो मेन आड़ती हैं जो मंडी से सेल करते हैं वहाँ पर महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। तो दैन ये जो परचून वाले लोग हैं किस तरह ये सस्ते दामों फ़रोख्त कर सकते हैं? डिप्टी कमिश्नर, ADC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं और जो मुतलका जितने भी डिवीजन हैं उसके असिस्टेंट कमिश्नर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं आते। और मैं इस वक्त शादवान बाज़ार में हूँ, जहाँ पर कैमरा में अगर आपको दिखा सके तो लंबी जो है यहाँ पर दुकानें हैं, शॉप्स ही शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार उस तरह नहीं है, क्योंकि हर सब्ज़ी की कीमत जो है वो 200 रुपये से कम कोई सब्ज़ी यहाँ पर मिल नहीं रही। और वजह यही है कि रेट ज़रूर निकालती है ज़िला इंतज़ामिया, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जितने भी यहाँ पर ACs होते हैं, जितने मजिस्ट्रेट होते हैं, फील्ड में नज़र नहीं आते और उनका ये कहना होता है कि जी काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवाम की जो है वो कोई भी सुनने वाला नहीं है। और वजह यह है पेट्रोल कीमत जब इजाफा होता है
तो जो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमत में इजाफा होता है। तो ओवरऑल जो है जो बर्डन है वो आवाम पर है, जो बोझ पड़ता है वो आवाम पर पड़ता है। इसके अलावा हुकूमत या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अखराजात और उनकी आमदनी उसी तरह है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो ज़रूर पिसता है। आलू की कीमत देख ले, प्याज की कीमत, कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत जो है वो 150 से 200 रुपये से कम हो। तो ये सारी सूरत हाल है। सबसे सस्ती जो सब्ज़ी है वो पालक मिल रही है, वो 100 रुपये किलो है, लेकिन इस पर जो रेट है कुछ और है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तकरीबन 400 के करीब अशिया हैं जिसके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। पेशावर का रुख करते हैं, नुमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नुमान, कहिएगा पेशावर में भी यही सूरत हाल होगी यकीनी तौर पर? बिल्कुल, पूरे मुल्क की तकरीबन एक जैसी सूरत हाल दिखाई देती है, चाहे वो जॉब करने वाला तबका है या फिर कारोबार करने वाला, हर बंदा परेशान दिखाई देता है। और अगर हम आम शहरियों की बात करें तो वो तो बस रोने की उनकी नौबत आ चुकी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत को ब्रेक नहीं लग रही। रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ महंगी होती जाती है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि पेट्रोल की कीमतों को भी ब्रेक नहीं लग रही और ये अब फी लीटर इसके फिगर्स 300 को टच करने जा रहे हैं। अभी इसको टच नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तकरीबन 292 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। इसकी वजह से किराए से लेकर खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई चीज़ हम नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की कीमत में इजाफा ना हुआ हो। किराया अगर पहले 200-300 रुपये वसूल किया जाता था, अब वो डबल हो गए। इसी तरह हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी 160 रुपये किलो आजकल पेशावर में बिक रही है। आटा 2200-2300 रुपये का पहले बिकता था, अब वो 2700-2800 रुपये तक पहुंच गए। घी और ऑयल की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं, उसको ख़रीदना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। दिहाड़ीदार तबका ख़ास तौर पर परेशान दिखाई देता है, रोने की उनकी नौबत आ गई है। जो कारोबारी तबका है इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक दुकान है, आटे का कारोबार करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बारे में आप निकल आए, सर्वे कर रहे हैं। लेकिन महंगाई का रोना हम सब रो रहे हैं। महंगाई की असल वजूहत अगर आपने मालूम कर दे तो इन छोटे छोटे बच्चों से मालूम कर ले। ये हमारे कौम की मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल है। ये सुबह उठ के जो रास्तों पे लोगों ने सब्जी फेंकी होती है, ये उठा के ये घर लेके जा रहे हैं। कल अगर ये बड़े होंगे तो इनके मुस्तकबिल कौन पूछेगा इनसे? सही, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कितने सख्त परेशान है शहरी। महंगाई की वजह से बुरा हाल है। और आप देख सकते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि बच्चे लोगों की फेंकी हुई सब्जियाँ यकीनी तौर पर ख़राब होंगी जो उठाकर लेकर जाते हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। कोई मुस्तकबिल को सोच के लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका नुमान और ताबिश, आप दोनों ने हमें सूरत हाल से आगाह किया। वैसे किरण, कितना इफ़ेक्ट कर रही है महंगाई बिजनेस को? स्पेशली बहुत ज़्यादा। वो वाला बिजनेस नहीं है जो एक टाइम पे हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें वो एक मखसूस लोग रह गए हैं जो एक वसी तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों के लिए घर में अपनी ग्रॉसरी करना मुश्किल हुई हुई है, तो कपड़ों की तरफ कौन आएगा? लग्जरीज में आ जाता है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण साहबा, आप आई और आपने हमें मौसम के मलबूसात से जो है वो आगाह किया, स्पेशली सारी साहिबा को, क्योंकि वो उन्हें फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी, मेरा इतना ज़्यादा है नहीं ये इन कलर्स के अंदर। खैर नाजरीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज रात माह सफ़र की पहली रात होगी। और आलिम के बोल में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इनसे आज बात करेंगे कि सफ़र से मंसूब लोगों के जहनों में आज भी दकियानूसी ख्यालात होते हैं। मैं वैसे अगर अपने कुछ जो बातें मैंने सुनी है अब उसके ऊपर बताऊं आपको, तो कहते हैं जी बड़ा भारी होता है, स्पेशली मर्दों के लिए बड़ा भारी होता है। इसमें सदका करना, खैर पूरा साल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सफ़र में कहते हैं कि ज़्यादा करें। तो आखिर अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ूंगा और मुफ्ती साहब आपके पास जो सवाल मैं पेश करूंगा ताकि एक मुकम्मल और जामे जो है वो इसका जवाब आप दे दें
क्योंकि दो हदीसों के जो है वो तुर्क मेरी नज़र से गुजरे थे, जिसका कमोबेश मफहूम भी यही है कि सफ़र के महीने में जो है वो कुछ नहीं होता, जिसके अंदर एक बुखारी शरीफ की मुझे नंबर भी इत्तफाकन याद है, आप तस्दीक कर दीजिएगा, 57 नंबर है, और एक तुर्क मुस्लिम शरीफ के अंदर भी आता है, वो 222 का है, जिसमें बताया गया कि ये सारी मिथ हैं जो कि यहूदियों के दौर में हुआ करती थी और मुसलमानों ने इसको बना लिया। और एक 13 तीजी के नाम से भी जो है, 13वीं तीजी के नाम से भी एक बात मशहूर की हुई है कि ये बड़ा ही मनूस है और बड़ा भारी है, और इसकी मनूसियत का जो है वो कई मरतबा जिक्र आया है अहादीस में। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक मुकम्मल और जामे गुफ्तगू फरमाइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है। खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह ताला है। बेशक। और कायनात आलम के अंदर वकूफ़ पज़ीर होने वाली हर चीज़ उसी के इरादे और उसी के मंशा की पाबंद है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को तख्लीक की है, उसमें उसने कुछ न कुछ असर रखा है। उसने जहर में हलाकत का असर रखा है, शहद में शिफा का असर रखा है, पानी में हयात का असर रखा है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में दवाओं का असर रखा है। यूं ही अल्लाह ताला ने जो औकात पैदा किए हैं, औकात बनाए हैं, वक्त और ज़माना बनाया है, तो इसमें अल्लाह वादउला शरीक ने बहुत सारे अय्याम और बहुत सारे अय्याम के कुछ ख़ास औकात और लम्हात उनको मुतबर्रक और मखसूस और बाकमाल बनाया है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। यूं ही अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह के नबी ने हमें बताया है कि जुम्मतुल मुबारक ये सय्यदुल अय्याम है। यूं ही जो यौमुल उरफा है, 10 ज़िलहज्जा है। तो इस हवाले से इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है कि अगर अल्लाह ताला जिसने जहर के अंदर असर रखा, शहद के अंदर असर रखा, उसी रब ने इन महीनों और इन अय्याम में भी रहमत और बरकत का असर रखा। अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि क्या कोई महीना या कोई दिन मुसलमानों के लिए नहुसत का दिन भी है, या ऐसी घड़ियां भी हैं कि जो कोई मुसलमान समझे कि ये दिन आ गया तो मेरे यहाँ नहुसत है। तो ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है, ऐसी कोई सिलसिला मौजूद नहीं है, और ऐसा किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तैरा वला सफरा वला हामा, और मुख्तलिफ अल्फाज से है कि ये पुराने ज़माने में लोगों के ये नज़रिया होता था कि सफ़र नहुसत का महीना है, और इसी तरह वो कुछ उल्लू के बोलने को नहुसत समझते थे, और इस तरह की उन्होंने कई रसूमात और कोई बिदआत उनके जहनों में थी कि जिसकी वजह से वो कहते थे कि फलां ऐसा हो गया तो नहुसत आ जाएगी। जैसे आज भी हिंदू माशरे के अंदर है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जनाब ये बड़ी नहुसत वाला लम्हा है और ये सफ़र आपका अधूरा रहेगा, या वो मूर्ख निकालते हैं, या वो एक खास शादियों के लिए भी वो अपने पंडितों से वो एक खास जो है ना वो दिन मुतय्यन करवाते हैं। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ या कोई सूरत नहीं है। इस्लाम कहता है हर वो दिन तेरे लिए शबे ईद, तेरे लिए यौमुल ईद है, जिस दिन तुझे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत में वो दिन गुजारना मिला, और हर रात तेरे लिए लैलतुल बरात है कि जिस रात को तुझे खौफे खुदा मुयस्सर आ गया। तो इस्लाम में इस तरह के मुफ्ती साहब आपने बताया कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई नहुसत का दिन है, ना कोई घड़ी ऐसी है, ना कोई अयाम ऐसे हैं, लेकिन ये बातें होती हैं कि जनाब सफ़र के महीने में सोना नहीं ख़रीदना, मर्दों पर ये भारी होता है, और जितना हो सके सदका करें, खैरात करें, बलाओं से बचें, ये तो खैर पूरा साल ज़रूरी है। ये मना फरमाए गए चीज़ों से, और ये जो भारी है बड़ा कि सख्ती आ सकती है किसी भी तरह की, इस पर क्या आप रहनुमाई करेंगे? देखें, ये हमारा मुआशरे के अंदर जो है ना वो तवहुमात और जो बुरी रसूमात हैं वो जल्दी सरायत करती हैं। चूँकि हमारा यहाँ पर बदकिस्मती से हिंदू मुआशरा और हम मिक्स एक बड़ा ज़माना हमने गुजारा है, तो उस वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हिंदू मुआशरे की थी, बिलखुसूस तवहुम परस्ती, वो हमारे अंदर हमारे मुआशरे में आ गई है। वगरना एक मुसलमान कभी भी तवहुम परस्त नहीं होता है, उसकी उम्मीदें भी अल्लाह की ज़ात के साथ होती हैं और वो डरता भी अल्लाह की ज़ात के साथ है। किसी भी दिन के अंदर कोई नौसत नहीं है, ये सब एक तवहुम परस्ती है। और एक मुसलमान कामिल मोमिन तभी बनता है कि जब वो इन तमाम तवहुम परस्तियों से निकल कर
अल्लाह और उसके रसूल की ज़ातों पर मुकम्मल ईमान रखे और अल्लाह ताला की ज़ात ही के साथ वो अपनी तमाम तर तवज्जुहात को वाबस्ता करे। ये बाकी तमाम चीजें इनका कोई इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं। मुफ्ती साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगा, एक बात और जो है वो मशहूर है, उस पर भी जो है वो आप रहनुमाई फरमाइएगा, मेरी भी और नाजरीन की भी, कि कहा यह जाता है कि सफ़र के महीने में ही आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर के असरात जो है वो जाहिर हुए थे, जिसकी वजह से सफ़र के महीने को भारी समझा जाता है। क्या इसमें कोई हकीकत है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी के अय्याम जरूर ये मिलते हैं कि सफर के महीने में आप बीमार हुए, और वो तो आका करीम कई और महीनों में भी अय्याम अलालत उनके मिलते हैं बुखार के, जैसे ज़िलहज्जा के महीने में बुखार के मिलते हैं, और कई महीनों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी के असरात आए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बिल इत्तिफाक नबी अलैहिस्सलाम का विसाल जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ में हुआ है, और हम मुसलमानों के नजदीक तमाम महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना वो बतौर महीना तो रमजान है, लेकिन बतौर अय्याम के जो 12वीं शब है वो सारी रातों से अफजल समझी जाती है, और ये महीना भी बड़ा बरकतों वाला समझा जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर का तो विसाल इस महीने में हुआ, तो अस्तगफिरुल्लाह के अगर अय्याम अलालत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी की वजह से सफर के महीने में नौसत आ गई, तो जिस महीने में विसाल हो फिर उसमें तो ज्यादा नौसत आनी चाहिए थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ जो है ये बरकतों वाला महीना है। तो ऐसी बहरहाल इस्लाम में कोई सूरत नहीं है। हर मुसलमान वो कभी भी उस पर जो बीमारी आती है तो ये भी अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत का अंदाज है। सही है मुफ्ती साहब, मैं चाहूंगी ये इनाम की सही। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इस महीने की फजीलत या अहमियत के हवाले से भी बताइएगा, कुछ वाकयात जो कि इस महीने से मंसूब हो खास। देखें, इस माह मुबारका में वैसे तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर सारा साल ही अल्लाह ताला है, लेकिन एक कुदरती बात चीजें एक इत्तेफाक होता है। इत्तेफाकात ऐसे हैं कि इस सफर अल मुज़फ़्फ़र के अंदर बहुत सारे बल्कि हजारों औलियाए किराम, सहाबे किराम और मुक़्तदिर जो हस्तियां हैं उनके जो है ना वो अय्याम और उनके आरास हैं, यानी उनके उर्स के ये दिन है कि जिन दिनों में उनका विसाल हुआ है। तो वैसे तो हर महीना ही जिसे कहते हैं वो अजमत वाला है कि जिस महीने में भी हमें तौफीक इबादत मैसर आए, तौफीक तौबा मैसर आए, लेकिन सफर अल मुज़फ़्फ़र में अलग से कोई ऐसी कुरान व हदीस में हमारे लिए फजीलत नहीं मिलती जिस तरह शाबान के लिए मिलती है या जिस तरह हमारे लिए रमजान की मिलती है। तो इस तरह कोई सफर के लिए अलग से कोई इबादत शरीयत ने मुकर्रर नहीं की है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि सफ़र के महीने की तो बात हो गई, लेकिन आज मुहर्रम का भी जो है वो आखिरी दिन है और आज ही जो है वो इंशाअल्लाह ताला चांद रात भी हो जाएगी। मुहर्रम के महीने में हमें ये दर्ज दिया जाता है कि हम इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, सोग का एक माहौल होता है, वाक़या करबला की बार बार जो है वो वाक़ये को दोहराया जाता है। हम एक ऐसे माहौल में होते हैं, कैफियत ऐसी तारी होती है कि हम दिली तौर पर बड़े ही रहमदिल हो जाते हैं, और हमें जब करबला का वाक़या याद आता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हर शख्स की किसी ना किसी तरीके से मदद कर दें। और इसके रहते हुए जड़ावाला में जो हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा से? देखें जी, जड़ा वाला का जो वाकया हुआ है इस पर तो हमें ज्यादा बात करनी चाहिए थी। तो जड़ा वाला वाकया ये काबिल मुजम्मत वाकया है, और मैं समझता हूं बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी अब अभी इसी से मुफ्ती साहब मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, बड़ी माजरत चाहूंगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ कि रानीपुर में भी एक वाकया पेश आया है। अभी जो जुल्म हुआ करबला में जिसकी फ़हीम ने बात की है, हम लोग क्या हैवान बनते जा रहे हैं कि अभी आपने ज़ैनब का वाकया सुना, उसको इतनी टाइम नहीं हुआ, रिजवाना सामने आ गई, रानीपुर में 10 साल बच्ची और जनाब पीर साहब हैं जिनके घर पे वो काम कर रही थी, यानी कि पीरी थी उनकी वहाँ पे इलाके में, और बच्ची के साथ तशद्दुद किया गया, फिर छुपाया गया, कत्ल को दफना दिया गया। ये हम इंसान हैं, हम हैवान, हम किस तरफ जा रहे हैं बतौर माशरा? लेकिन मुझे आपके मीडिया के डबल स्टैंडर्ड से भी बड़ी परेशानी है। एक बच्ची का वाकया ये काबिल मुजम्मत है और बहुत अफसोसनाक है, लेकिन वो जो 5000 बच्चियों के साथ भावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, पढ़े लिखे लोग बच्चियों के साथ, उस पर ना कोई मीडिया चीखा, बिल्कुल हमने बात की है मुफ्ती साहब, हमने उसके ऊपर 6 प्रोग्राम नहीं हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं। एक बच्ची के लिए पिछले रिजवाना के लिए 10 दिन प्रोग्राम होते रहे हैं,
और 5055 बच्चियों के लिए कितने प्यारा हुए हैं। असल में हमारी सोचों का धारा बदल चुका है। हम मिन हैसुल मुआशरा जो है ना, वो हमारी सोचें और अपनी हमारी तोजियात और हमारी जो पसंद और नापसंद के अंदर हम जकड़े जा चुके हैं। हेलो जी बिल्कुल मुफ्ती साहब आपको सुन सकते हैं। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तरबियत मिन हैसुल कौम हमें जरूरत है। आपने जड़ावाला वाक़े की बात की है, मैंने एक और चैनल को भी मैंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम वो तो जो ठहरे ना जी जुनूनी लोग या किसी गलत गाइडेंस के अंदर आकर उन्होंने ये एक्ट कर दिया, और काबिल मुज़म्मत है। इस्लाम में बाकायदा तौर पर अक़लियतों के हुकूक बयान किए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी अक़लियती फर्द के जान में माल में नक्स पैदा करेगा या उसके से ज्यादा काम लेगा उसकी मजदूरी के दौरान, या और कोई जुल्म और ज्यादती करेगा, फरमाया अना हजीजु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं इस जिम्मी की तरफ से खड़ा होकर उसका हक वसूल करूंगा। हमारे नबी ने हमारे लिए बड़ी वाज़ेह तरबियत की हुई है, लेकिन हमें ये भी सोचना सारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब यही है कि हमें चाहिए जुमले पूरे होने दें। मुफ्ती साहब टाइम की भी जुमले प्लीज पूरे होने दें, मेरे ये जुमले पूरे होने दें कि हम वो कौम है कि 9 मई को पढ़े लिखों ने जहां अपने इदारों को जला दिया, तो जरा गौर करें कि मिन हैसुल कौम हम क्या हैं, कि जहां पढ़े लिखे लोगों का मिजाज ये है। मजम्मत है मुफ्ती साहब, उसकी भी 9 मई को जो हुआ वो भी सानिया 9 मई भी जो है वो आवाम ने देखा, और अब आवाम में शऊर आ गया है। हर शख्स जो है वो अब उसकी बात कर रहा है कि वो गलत हुआ है, और बिल्कुल गलत हुआ है। नाजरीन हमें जो है वो इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म करेंगे। साहब का बहुत शुक्रिया। पीर के रोज मुलाकात होगी, पीर तक के लिए अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।